गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आज लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। मैंने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को लिगेंड के टाइप्स, लिगेंड के नाम और सिनर्जिक बॉन्डिंग तक के बारे में बता दिया था। आज मैं आप लोगों को EAN कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं EAN। इसको कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हिंदी में कहते हैं बेटा प्रभावी परमाणु क्रमांक। प्रभावी परमाणु क्रमांक। एक्चुअली EAN एक रूल दिया था शुरुआत में। वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जिस भी कंपाउंड का EAN उसके नियरेस्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, वो कंपाउंड स्टेबलाइज कर जाएगा, वो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। और कंपाउंड्स का EAN, हर एक कंपाउंड अपने EAN को नियरेस्ट नोबल गैस, जो उसके पास में आने वाली नोबल गैस है, उसके बराबर करने की कोशिश करेगा। अच्छा, EAN निकालते कैसे? तो सबसे पहले तो EAN का फॉर्मूला देखिए, हाउ वी विल कैलकुलेट EAN। EAN को कैलकुलेट कैसे? तो EAN को कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्ट ने बताया कि सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा चार्ज होती है, तो विद चार्ज लिखी जाएगी। प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस। प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय अंक। अगर ये वैल्यू किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए नियरेस्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर के बराबर आती है, तो कॉम्प्लेक्स दूसरे किसी कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होगा। तो चलिए इस रूल को के हिसाब से EAN निकाल के देखते हैं कई कॉम्प्लेक्सेस का। जैसे देखो, K4 FeCN6। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? EAN। EAN तो सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है बेटा इसमें? आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है? 26। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी? +2। तो माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट +2, तो ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस आ जाएगा, -2 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने? साइनाइड लगे हैं 6, तो क्या कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6। तो बेटा निकाल लीजिए कितना आता है। 26 माइनस 2 हो गया 24। 24 में हमने क्या प्लस किया? 6 2 जा 12, टोटल कितना आया? 36। आयरन का नियरेस्ट नोबल गैस 36 एटॉमिक नंबर है, तो K4 FeCN6 स्टेबल है। मैं कहता हूं K3 FeCN6 निकालो। EAN निकाल रहे हैं, आयरन का 26। आयरन की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे -6 है, यहाँ पे +3 है, तो उधर चला जाएगा तो +3 आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू -3 कर दें। क्यों? क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ब्रैकेट से बाहर लेके आओगे तो माइनस आ जाएगा। +6 साइनाइड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय अंक इसका 6, तो 6 इंटू 2 हो गया 12, तो दैट इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 35। इसका मतलब K3 FeCN6 कम स्टेबल है और K4 FeCN6 ज्यादा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू EAN कॉन्सेप्ट। EAN ये कहता है कि नियरेस्ट नोबल गैस होना चाहिए। चलिए और निकाल के दिखाता हूँ। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चे गलती यही करते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसका चार्ज साथ में नहीं लिखते, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का साइन साथ में लिखेंगे। जैसे देखिए, एक मैं बताता हूँ आपको,
FeCO कार्बोनिल लिगेंड होल ट्वाइस और NO होल ट्वाइस। ठीक बेटे, ध्यान देना, NO जो लिगेंड है नाइट्रोसोनियम पॉजिटिव लिगेंड है, और ये वैसे तो NO नाइट्रोसिल न्यूट्रल भी होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे, ध्यान रखना, आयरन के साथ जब कभी भी NO आएगा तो हमेशा ये लिगेंड पॉजिटिव लिगेंड ही आएगा। तो ये तो हो गया 26। अब ये Fe, और Fe में अगर हम देखें तो X + 0 और यहाँ पे NO होल ट्वाइस है। NO क्या है, मैंने कहा पॉजिटिव लिगेंड है, तो +2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो X बराबर यहाँ पर Fe -2 की स्टेट, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 विद चार्ज लिखेंगे। और कितने लिगेंड है, 2 और 2 4, 4 मोनोडेंटेट लिगेंड लगे तो +8 कर देंगे, 2 × 4। तो ये कितना आ जाएगा 26 +2, ये आ जाएगा बेटा आपका 28। 28 में क्या काम करें, 8 और ऐड कर दो बेटा, तो कितना आ जाएगा ये बेटा 36। चलिए और एक आध दो करके दिखाता हूं। जैसे कोई छोटा सा लिगेंड का टाइप चेंज कर दे, ईटा की पावर 6 C6H6, इसका होल ट्वाइस, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स देते। कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि ये जो बेंजीन है ये पाई डोनर लिगेंड है, और एक बेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, 3, क्योंकि टोटल इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। चलिए, बेंजीन पे किसी तरीके का कोई चार्ज तो अवेलेबल होता नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो डायरेक्ट ही निकाल लो, क्रोमियम में कितना होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होगा 24, और बेटा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो किसी तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट तो है नहीं, तो -0 कर लो। प्लस बेटा एक बेंजीन जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो एक अकेला बेंजीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। तो 2 बेंजीन लगे तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12, 6 2 या 12। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। तो एक बेंजीन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, 6 2 जा कितना हो गया 12, तो 24 + 12 दैट इज कम्स आउट टू बी 36। तो ध्यान दीजिए, साइंटिस्ट ये कहना चाहता है अकॉर्डिंग टू EAN कॉन्सेप्ट, EAN जो होगा कॉम्प्लेक्स का वो उसके नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर होना चाहिए। तो EAN रूल क्या है, मैं नीचे लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिए। EAN रूल क्या रूल है, कि EAN of complex must be equal to the atomic number of nearest noble gas। मतलब कॉम्प्लेक्स का EAN निकटवर्ती नोबल गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स का, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स का EAN निकटवर्ती नोबल गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होना चाहिए।
होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जिससे वो स्टेबिलिटी अटेन कर सके, ज्यादा स्टेबल हो सके। चलिए एक छोटा सा सवाल करवाता हूं आप लोगों को, जिससे कि आपको ईएन के बारे में जानकारी होगी। एक लेट अस टेक ए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि which of the following compound, which of the following या complex is not following EAN rule। मतलब निम्न में से कौन EAN रूल का पालन नहीं करता। देखो बेटा, पहला इन्होंने कॉम्प्लेक्स दिया गया है PT NH3 होल 4 Cl2 SO4। दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया गया है Ag NH3 होल ट्वाइस Cl। तीसरा कॉम्प्लेक्स दिया है Fe ईटा की पावर 5 C5H5 का होल ट्वाइस। एक्चुअली ये सैंडविच कॉम्प्लेक्स है, इसे फेरोसीन कहते हैं, ध्यान रखिए। और डी VCO होल 6 पर एक निगेटिव चार्ज। अब इनमें से वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन EAN रूल को फॉलो नहीं कर। तो अगर आपको नोबेल गैस के बारे में, अभी मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई है आपको, नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बारे में जानकारी है, तो आप इजिली इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या आपको प्लेटिनम और सिल्वर के एटॉमिक नंबर की जानकारी? अगर नहीं भी जानकारी तो मैं जुगाड़ बता दे रहा हूँ भाई। आपको डी ब्लॉक एलिमेंट तो मैंने याद कराए थे, उसमें लास्ट में आता है जिंक 30, कैडमियम 48 और मरकरी 80। इससे पहले कौन सा होता है? कॉपर। तो कॉपर के नीचे क्या आता है? सिल्वर गोल्ड। कॉपर, सिल्वर गोल्ड। और ये क्या है? ये मुद्रा धातु या कॉइनेज एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो 29, 47 और यहाँ कितना आ जाएगा? 79। यहाँ क्या आता है? निकल। निकल 28। निकल की क्या बात क्या आता है? पैलेडियम। पैलेडियम 48 और प्लेटिनम। प्लेटिनम का कितना आता है? 78। तो ये अगर आपको मतलब पीरियोडिक टेबल की थोड़ी जानकारी है, तो भारी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर नहीं भी याद है तो भी याद आ जाए। चलिए तो यहां से करके देख लेते हैं। प्लेटिनम का कितना है? 78। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2 क्लोरीन यहाँ लगे और एक सल्फेट लगा है। सल्फेट पे 2 निगेटिव होते हैं, एक क्लोरीन पर 1 निगेटिव, 2 क्लोरीन पर 2 निगेटिव, उधर जाएगा तो 4 पॉजिटिव आ जाएंगे, तो -4 आ गए। अब आगे क्या है? 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन, टोटल लिगेंड लगे 6। सारे मोनोडेंटेट हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया तो प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास? 12। तो बेटा इसका प्लस कर लो, कितना आ रहा है? 78 में 4 74, 74 और 84 और 2, 84 और 2 कितना आ जाएगा? 86। 86 इज द नोबेल गैस एटॉमिक नंबर। तो क्या ये EAN को फॉलो कर रहा है? यस, ये EAN को फॉलो कर, EAN रूल का पालन कर रहा है। अच्छा, सिल्वर का कितना होता है बेटा? 47। 47 और सिल्वर पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 तो -1। और अमोनिया, 2 अमोनिया लगे, दोनों मोनोडेंटेट है तो +4। दैट इज कम्स आउट टू बी 50। 50 नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर नहीं। तो
ये तो नोबल ईएन रूल का पालन नहीं कर। अच्छा, अगला और देख लेते हैं, एक एक मैं सबको निकाल के दिखाता हूँ। इसको फेरोसीन, ये एक सैंडविच कंपाउंड है, फेरोसीन नाम है, ध्यान रखिए। C5H5 क्या होता है? C5H5 कुछ इस तरीके का, कल मैंने आप लोगों को लिगेंड बताया था, पाई डोनर लिगेंड, जिसको हम लोग साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन कहते हैं। ये भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर सकता है मेटल एटम, और ये बीच में आयरन होता है बेटा, और नीचे से भी इस तरीके से ये जुड़ा हुआ होता है। तो दोनों के बीच में आयरन जुड़ा हुआ होता है, ये फेरोसीन कहलाता है। इट इज ए टाइप ऑफ सैंडविच कंपाउंड। सैंडविच हो गया ना, साइक्लोपेंटाडाइनाइल की 2 रिंग्स के बीच में आयरन आ रहा, तो इसको फेरोसीन या सैंडविच कंपाउंड्स कहते हैं। ध्यान रखें, आयरन का होता है बेटा 26। ऑक्सीडेशन स्टेट C5H5 पे एक निगेटिव है, आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन एक निगेटिव होता है। उधर चला जाएगा तो 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, इसलिए -2 हो जाएगा। और ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो 2 हैं, तो 3 2 या 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड। एक C5H5 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वही समन्वय कहलाता है। अमोनिया 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था और 2 अमोनिया थे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और 2 हैं, तो 3 दूनी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करो, टोटल कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 36 आ जाएगा। बोलो भैया, मेरी बात समझ में? क्या ये भी ईएन का? हाँ, ये भी नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है, ये भी ईएन को फॉलो कर रहा है। चलो VCO6 का निकाल लेते हैं, वेनेडियम 23। और अगर हम ध्यान से देखें तो CO पे किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, ध्यान रखना बच्चों। तो अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो वेनेडियम पर ऑक्सीकरण अवस्था आ गई, इसकी -1, ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा +1। अब 6 कार्बोनिल लिगेंड्स लगे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हो जाएगा +12। तो ये भी टोटल कितना आ रहा है? 36। तो ध्यान रखिएगा, बी जो ये सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त नहीं हो रहा एटॉमिक नंबर, इसलिए ये EAN रूल का पालन नहीं। मेरे हिसाब से आपको EAN की कहानी समझ में आ गई होगी। अब ये EAN हमने क्यों पढ़ा है? मैंने आपको बताया कि EAN जिसका नियरेस्ट नोबल गैस आएगा वो यौगिक ज्यादा स्थायी होना चाहिए, ऐसा रूल दिया गया, लेकिन यह रूल बाद में जाके पता चला कि ये रूल तो गलत। ये रूल तो सिर्फ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही काम करता है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिडविक। सिडविक कॉन्सेप्ट, CEP2, सिडविक कॉन्सेप्ट। सिडविक नाम का वैज्ञानिक ये कहता है कि जिन मेटल कार्बोनिल्स का EAN नियरेस्ट नोबल गैस एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, वो मेटल कार्बोनिल ज्यादा स्टेबल हो। Those metal carbonyls having EAN equals to the atomic number of nearest
noble gas will be more stable. मेरे हिसाब से ये हिंदी वाले बच्चों को समझ में आ गया हो कि वो मेटल कार्बोनिल जिनका EAN, मेटल कार्बोनिल ऐसे जिसमें सिर्फ लिगेंड CO लिगेंड लगा हो, कार्बोनिल लिगेंड लगा हो, वो मेटल कार्बोनिल हो। जिनमें EAN का मान नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, वो मेटल कार्बोनिल ज्यादा स्थायी माने गए। देखो बेटा, मान के देखिए, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं MnCO6। ये मेटल Mn मैग्नीज मेटल है, CO ग्रुप लगा हुआ है, मेटल कार्बोनिल कहलाए। EAN निकाल लो मेरे बच्चों इसका। Mn कितना होता है बताओ? Mn 25 होता है। मेटल कार्बोनिल है, न्यूट्रल है, इस पर किसी भी तरीके को चार्ज तो लगा नहीं हुआ, तो -0 + 12, टोटल कितना हो गया? 37। आपको मालूम होना चाहिए 36 नोबल गैस एटॉमिक नंबर है, लेकिन ये तो 37 आ रहा है। तो साइंटिस्ट ये कहता है ये तुरंत क्या काम करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर, ये तुरंत क्या काम करेगा? -1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन, अपना ऑक्सीडेशन करके ये बना लेगा MnCO6। इस पर एक पॉजिटिव आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर एक पॉजिटिव आ जाए। इस केस में इसका EAN कितना आ जाएगा? अपने आप समझ लो, एक कम हो जाएगा, दैट इज 36 आ जाएगा। तो इसका मतलब MnCO6 पॉजिटिव स्टेट में ये मोर स्टेबल हो जाएगा, अधिक स्थायी हो जाएगा। किसकी अपेक्षा? MnCO6 की अपेक्षा MnCO6 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा। तो सिडविक का ये कहता है कि जो EAN रूल आपने दिया था वो सिर्फ तभी काम करेगा जब मेटल कार्बोनिल। अच्छा चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमसे कह दिया VCO6। अब इसके लिए EAN निकालो बेटा। 23 -0 + 12, 35 आ जाए। आपको मालूम है कि नियरेस्ट नोबल गैस तो 36। क्या करें? तो साइंटिस्ट कहता है ये कॉम्प्लेक्स किसी भी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और रिड्यूस हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स का अपचयन हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स का रिडक्शन हो जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स तुरंत ही VCO6 निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसका EAN कितना आ जाएगा? 36। इसका मतलब ये वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? जिस मेटल कार्बोनिल का EAN नियरेस्ट नोबल गैस, अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होगा, वो मेटल कार्बोनिल अधिक स्थायी माना जाएगा, वो मेटल कार्बोनिल ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये सिडविक का नियम था, और ये पाया गया कि सिडविक का नियम मेटल कार्बोनिल के केस में कंप्लीटली वैलिड है। मेरे हिसाब से आपको सिडविक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देता हूं। ध्यान दीजिएगा, वो प्रॉब्लम अगर आप सही से कर पाएंगे तो सिडविक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हिंदी होती है आक्सीकारक। मैं यही लिख के दे रहा हूं, आक्सीकारक। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इनमें से कौन आक्सीकारक का कार्य? नंबर पहला ऑप्शन MnCO5। बेटा नंबर दूसरा ऑप्शन Mn2CO10। Mn2CO10। बेटा नंबर तीसरा ऑप्शन CO2 कोबाल्ट है बेटा ये,
कार्बोनिल लिगेंड लगे 8, ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट, और डी ऑप्शन है FeCO होल में। बेटे जरा इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। MnCO होल 6 का ऑक्सीकरण हुआ, का ऑक्सीडेशन हुआ, तो जो अपना ऑक्सीडेशन करा रहा है वो दूसरे के लिए किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा मेरे बच्चे। जो खुद का ऑक्सीकरण कराएगा वो दूसरे का अपचयन करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। चलिए इसमें क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, अपचयन हुआ। तो जो खुद का रिडक्शन कराएगा वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करेगा। जो खुद का रिडक्शन कराएगा वो बेटा दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो सीधी सीधी बात है, जिस इन सब में से जिस्म का जो है मतलब EAN का वैल्यू नोबल गैस से थोड़ा सा कम आएगा, वो जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर जाएगा। तो जरा इसका निकाल लेते हैं बेटा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो B, C और D थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और इन्हीं को सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन भी दिया है आपको। अगले जो है पेज में हम लोग इसको सीखेंगे पहले, जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। बेटे सबसे पहले MnCO होल 5 का EAN निकाल। Mn का है 25 और CO होल 5, इस पर कोई चार्ज तो है नहीं, तो प्लस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कोई होगी नहीं, डायरेक्टली +10 कर देता हूँ, तो दैट इज इक्वल टू 35। हाँ इसका 35 है और ये 36 होने की कोशिश करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, इसमें कोई शक। क्या और कुछ भी कर सकता है? जी हाँ, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस डाइमराइजेशन कर देते हैं। कहने का मतलब ये डाइमराइज हो जाएगा। डाइमराइज हो जाना मतलब द्विलक का निर्माण करेगा, द्विलीकरण, द्विलीकरण, ये द्विलक का निर्माण करेगा और द्विलक का निर्माण करके बना लेगा Mn2CO होल 10। अच्छा ये क्या बन गया, मैं बना के दिखाता हूं। ये बेटा Mn है और ये Mn, ये दोनों एक दूसरे के मध्य एक सिग्मा बंध, जिसे डेल्टा बॉन्ड कहेंगे, बना लेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। और ये 5 कार्बोनिल इस प्रकार लगे हुए। पांच कार्बोनिल इस प्रकार। ये जो बीच वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा डेल्टा बॉन्ड। ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं इस चीज को। इस बॉन्ड का नाम हो जाएगा डेल्टा, और ये एक सिग्मा बॉन्ड की तरीके से काम। ये डायमर बिल्कुल भी सिमेट्रिकल है, टोटल सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इसलिए जो EAN इस Mn के लिए आएगा वही EAN इस Mn। तो जरा इस Mn का EAN निकाल लो। Mn के लिए तो 25, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की कोई बात ही नहीं करते। 5 लिगेंड लगे हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, जो एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 10 ऐड कर देंगे। और एक डेल्टा बॉन्ड लगा है, डेल्टा बॉन्ड का मतलब होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो +1, तो दैट इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी 36। वो नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर है, तो ये डायमर बनने के बाद स्टेबल हो जाए। अच्छा अगला
और देख लेते हैं। दूसरा वो कह रहा था CO2 CO का फोलेट ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट। हाँ बिल्कुल सही। देखो CO सिंगल बॉन्ड CO, ये भी डाइमर है, डाइमर बन रहा है बेटा। 3 कार्बोनिल ग्रुप तो इस तरीके से, कोबाल्ट से 3 कार्बोनिल ग्रुप तो इस तरीके से, और एक इनके बीच डेल्टा बॉन्ड लगा। अब बचे दो, जो दो बचे वो ब्रिजिंग लिगेंड की तरीके से ब्रिज बना रहे हैं इनके बीच, सेतु। तो एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? एक पेयर दे रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अगर ब्रिज बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ब्रिज की वजह से मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रिज की वजह से मिलेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इस डेल्टा बॉन्ड की वजह से। सेम इधर एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रिज की वजह से मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रिज की वजह से मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस डेल्टा बॉन्ड की वजह से। अच्छा, और अगला क्या था? निकाल लेंगे इसका भी EN, एक मिनट रुको। एक और था हमारे पास FeCO9। ये मेन इंपॉर्टेंट वाले मैंने स्ट्रक्चर्स आपको बनवा इसलिए दी हैं जिससे कि आपके क्वेश्चंस हो जाएं आसानी से। सॉरी, Fe नहीं होगा, Fe2 होगा। एक मिनट देखते, डाइमर बना रहा है। सॉरी, यहाँ पे भी थोड़ा सही कीजिएगा बेटा, Fe2 होगा, Fe2CO डाइमर बना रहा है। तो Fe2CO को बनाने के लिए क्या कर, देखिए जरा ध्यान से। Fe और Fe के बीच एक तो डेल्टा बॉन्ड बन जाए, 3 CO ग्रुप इस तरीके से लगे हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी 3 CO ग्रुप इस तरीके से लगे हुए दिखाई देंगे। अब बचे 3, वो ब्रिज बनाए। पहला ब्रिज, दूसरा ब्रिज, और तीसरा ब्रिज। अब जरा इनके EAN निकाल, पहले इसका EAN निकालते हैं कोबाल्ट वाले का। EAN 27, किसी तरीके का ऑक्सीजन स्टेट तो है नहीं, 3 इधर से मिल रहे हैं तो +6, और 1 2 3 एक एक इलेक्ट्रॉन से मिल रहा है तो +3, दैट इज कम्स आउट टू बी 36। किसी भी एक का निकाल लो, दोनों वही होंगे क्योंकि सिमेट्रिकल। इसी तरीके से इस आयरन के केस में एक इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इन ब्रिज से मिल रहे हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस नीचे वाले ब्रिज से मिल रहा है, और चौथा इलेक्ट्रॉन डेल्टा बॉन्ड से। चलिए, आयरन का कितना होता है? 26। ऑक्सीजन स्टेट तो कोई है नहीं, 3 यहाँ से लिगेंड आ रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इधर से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब +6, 3 2 6, और 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहे, ये भी कितना हो गया? 36। तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझना काफी आवश्यक है आप लोगों के लिए। इस चीज को समझिए कि भाई हम Fe का EN निकाले ले रहे हैं, चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका निकाल लो, दोनों के लिए 36 ही आ रहा है। और इन तीनों ही केसेस में नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल रहा, नो सॉरी, एटॉमिक नंबर आपको प्राप्त हो रहा है EN की तरीके से। EN का मान, EN का वैल्यू, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का वैल्यू नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है, इसलिए स्टेबलाइज। तो MnCO5 ही एक ऐसा है जिसके पास 35 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तुरंत ही क्या काम करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जब MnCO5 जिसका 35 है, मैं ऊपर करता हूँ, MnCO5 बेटा जिसका 35 EAN है,
वो तुरंत ही क्या काम करेगा, वही वेनेडियम वाला काम करे, 35 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Mn होल 5 Mn2CO होल 10 डाइमर का फॉर्म करेगा और उसका EAN 36 कर देगा फटाफट। इन सब का कितना है मैंने नीचे निकाल के दिखाया, इन सब के EAN का वैल्यू कितना है बेटा, 36। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट था EAN। तो जिनका भी EAN, दोबारा से समझिए, जिनका भी EAN निकटतम अक्रिय गैस विन्यास के बराबर होगा, उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको जो है ज्यादा स्थायी कहेंगे। यदि धातु कार्बोनिल की बात करें, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था बेटा जो कि इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग मुझे बनाना पड़े, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक ही जो है वो बना दिया है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे कि IUPAC नोमेनकल्चर है, उसमें हिंदी अंग्रेजी अलग अलग नहीं है, तो वो मैं आप लोगों के लिए एक ही बना दूंगा। ये अब आप लोग लिगेंड के नाम अच्छे से, मेरे हिसाब से मैंने पहले भी कहा था, लिगेंड के नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक IUPAC नोमेनकल्चर और वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ही आएगी। तो हम लोग IUPAC नोमेनकल्चर करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आपको लिगेंड के सारे नाम अच्छे से याद हो, जिससे कि हम IUPAC नोमेनकल्चर और वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी कर सकें। तो आज की क्लास बेटा यहीं स्टॉप करेंगे और कल मैं आप लोगों को IUPAC नोमेनकल्चर और वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में समझाऊंगा।